भैया रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोको के भविष्य को 2027 वर्ल्ड कप में आप कैसे देखते हैं? खेलेंगे वो, मुझे लगता है खेलेंगे। सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हैं कि 3 आईसीसी ट्रॉफीज, वर्ल्ड कप, एवरीथिंग। फिर भी उसके बाद पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में लोगों ने क्रेडिट चोर, एक छक्का नहीं जिताता है वर्ल्ड कप जैसी चीजें हमारे सामने आई। धोनी को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मुझे नहीं लगता। पहली चीज तो ये, धोनी बड़े अलग किस्म के खिलाड़ी थे। विराट, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। सर पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर हैं जिनको फैब 4 बताया गया, उसके बाद उनकी तुलना करी गई विराट कोहली से। उनका नाम है बाबर आजम। जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत रन बनाए, जिम्बाब्वे भी कहते हैं बहुत लोग। तो बाबर आजम को किस तरीके से देखते हैं? मतलब ही इज दैट कैपेबल और नॉट? देखिए, विराट कोहली से तुलना नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सुनील गावस्कर बहुत कामयाब बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर भी बहुत कामयाब बैट्समैन है, लेकिन क्या हम कभी सुनील गावस्कर की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एरा अलग। सर कोई ऐसी यादगार घटना पाकिस्तान की, क्योंकि वो टूर ही यादगार था, ऐतिहासिक था। इंजमाम का बेटा जो है वो 2004 वाली सीरीज में आया, इफ्तिशाम नाम है, छोटा सा होता था बहुत। तो हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब थोड़ा सा शूट कर लेने दीजिए। तो उसके कुछ शूट वूट लिए, मैंने शॉट लिए, वो बैटिंग कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? तो उसने कहा सचिन तेंदुलकर। तो अभी अच्छी स्टोरी थी। फिर जब 2006 में भारतीय टीम दोबारा गई तो उस बार फिर उनका बेटा आया खेलने के लिए, हम लोगों ने फिर शूट किया। बेटा 2 साल और बड़ा हो चुका था। फिर बेटे से मैंने पूछा कि भाई आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? उसने कहा अब्बा। तो हम लोगों को बड़ी हंसी आई कि भाई 2 साल में इंजमाम ने ऐसा क्या कर दिया कि सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस कर दिया। सर अंडर 19 में हमने पिछले कुछ समय से देखा कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है। ठीक है, इंडिया में क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं, अच्छे क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान का रीज़न ये हो सकता है कि शायद वहाँ पे एज का तो कोई बार रहता नहीं है, फेक एज भी रहती है। बट कारण क्या है कि हम T20 की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, या हमारी अप्रोच थोड़ी सी एग्रेसिव है? किस कारणवश ये हो रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि अंडर 19 क्रिकेट पाकिस्तान में अभी भी उसमें पॉलिटिक्स नहीं गई है। सर जसप्रीत बुमराह को अभी तक आप सर्वकालीन महान भारतीय गेंदबाज मानते हैं? सर्वकालीन तो नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत कमाल के गेंदबाज हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि वो इस वक्त विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित, और आज का जो हमारा विषय है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स कई खेलों से हम जान सकते हैं, लेकिन आज जो हमारी बातचीत होगी वो क्रिकेट के आसपास होगी। तो आज हमारे साथ पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, शिवेंद्र सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वायरल फास्ट के मंच पे। थैंक यू विराट, थैंक यू। सर इस समय वर्तमान में गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच हैं। रोको की रिटायरमेंट आई टेस्ट से और T20 से, टेस्ट से बेसिकली। तो आप इस पूरे रोल को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया का जो वर्तमान प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं गंभीर को उसके लिए कल्प्रिट बता रहे हैं। कल्प्रिट शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कोच हो या कप्तान हो, आप खुद खेलों से जुड़े रहे हैं, जो मैदान में जाता हो खेलने, वो कभी हारने के लिए नहीं जाता। करेक्ट। हाँ, आप हार जाते हैं। अब हारने की वजह से आपको मैं कल्प्रिट यानी मुजरिम ठहराऊं या दोषी ठहराऊं, वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद जो आपका रेड बॉल क्रिकेट है वो उस तरह से नहीं चमकता। बल्कि अगर आप थोड़ा सा खुलकर कहें तो आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं चमकता, क्योंकि आप अपने घर में 2 बड़ी सीरीज हारे। आप न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए, आपको साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हरा दिया आपके घर में। तो वो जो किला आपने बनाया था, जिस किले के लिए आप जाने जाते थे कि दुनिया में कोई भी टीम आए, बड़ी से बड़ी टीम आए, इंडिया में आ रही तो 10 में से 9 टेस्ट मैच हार के जाएगी। लेकिन अगर एक ही टीम आपको एक ही सीरीज के 3 मैच हराती है, 2 के 2 मैच हरा देती, तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो हाँ, गौतम गंभीर भी चाहते यही है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर पाए एज अ कोच, क्योंकि जब वो कोच बने थे तब भी यही सवाल था बड़ा। क्योंकि अगर आप देखिए भाई, कौन भूल सकता है कि 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इंडिया ने जीता, उनके सबसे ज्यादा रन थे। 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनके सबसे ज्यादा रन थे। उसके बाद जिस आईपीएल की टीम को सौरव गांगुली से लेकर रिकी पॉन्टिंग नहीं जिता पा रहे थे, उसको उन्होंने एज अ कैप्टन जिताया, 2 बार जिताया। उसके बाद जब वो मेंटोर बन के आए तो फिर उन्होंने जिताया। तो ये नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है या वो मेंटोर खराब है या वो कोच खराब है।
सवाल ये था कि क्या वो जो सक्सेस उनको लिमिटेड ओवर्स में मिली है, क्या वो उसको टेस्ट क्रिकेट में पुनरावृत्ति उसकी कर पाएंगे? अभी तक वो नहीं कर पाए हैं और यही इस वक्त उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या जिस तरह के चमकते दमकते रिकॉर्ड्स उनके लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में है, हर तरह से खिलाड़ी के तौर पर, कोच के तौर पर, कप्तान के तौर पर, उसको कैसे वो फिर लाकर रेप्लिकेट करते हैं टेस्ट फॉर्मेट में? मध्यक्रम में सर कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है टेस्ट क्रिकेट में, कह सकते हैं आप। लेकिन देखिए, अगर ये बात आप न्यूजीलैंड की सीरीज के संदर्भ में कह रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की सीरीज के संदर्भ में मैं बहुत दिनों से ये बात बार बार कह रहा हूं कि आप ये भी सोच के देखिए कि आप पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहले ही टेस्ट मैच में आपका कप्तान, जो आपका सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज है, जो अभी इंग्लैंड में आपको 750 रन करके आया है, वही अब अनअवेलेबल हो जाता है। तो जब आप खाना बनाया, आपने अपने घर मेहमान बुलाए और दाल ही गिर गई पूरी, अब कर लीजिए जो करना है। भाई पापड़ गिरा होता तो समझ में आता है, पापड़ कहते नहीं है जी पापड़ हटा दो। अचार गिर गया होता समझ में आता, चलो जी अचार हटा दो। लेकिन अगर दाल गिर गई और हमारे आपके घर में मूल खाना ही दाल चावल रोटी सब्जी है, या चावल गिर गया, तो करेंगे क्या फिर आप? तो जब आपकी टीम का सबसे स्ट्रांग जो बंदा है वो बंदा ही अनअवेलेबल हो गया और आप हारे 30 रन से हैं और वो 750 रन करके आ रहा है इंग्लैंड में भी, तो वो टेस्ट मैच जब आप हार गए तो उसके बाद फिर आपको, अब आप वही दाल को कैसे आप रिप्लेस करेंगे? तो हम रिप्लेस नहीं कर पाए। तो प्रोबेबली वो जो हमारी मजबूरी थी, हम उसमें उसको एक्सपेरिमेंट का नाम दे लें। अगर हमको गौतम गंभीर पर सवाल खड़े करना है तो हम सवाल उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिला दिया, जरूरत से ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स रख लिए, कुछ मैच में स्पिनर्स ज्यादा रख लिए, उनको बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो जो लोग दोनों काम कर ले, बैटिंग और बॉलिंग। बिल्कुल, तो वो लगा ऐसा। लेकिन हाँ, हमें गौतम गंभीर के पक्ष को भी समझना चाहिए। जब हम न्यूट्रल होकर बात करते हैं ना, जब हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि पहले मैच में शुभमन गिल का बाहर हो जाना और फिर सीरीज से बाहर हो जाना, कहीं ना कहीं वो भारतीय टीम के लिए एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पर उनको अपने प्लान बी या प्लान सी पर जाना पड़ गया और शायद ये हार उसी वजह से मिली। ये नंबर 3 कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है, थोड़ा सा रहता ही है। आप किसी भी फॉर्मेट में देख लीजिए, और आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि अभी सीरीज शुरू होती है 5 मैचेस की T20 सीरीज साउथ अफ्रीका से। सीरीज शुरू होने से पहले सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि हम नंबर 1 और नंबर 2 फिक्स है, नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक कुछ भी फिक्स नहीं है। 3 वाले को 7 पे देखिए, 7 वाले को 3 पर देखिए और चौंकिएगा मत। लेकिन जब सीरीज खत्म होती है और वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट होता है तो वो जबरदस्त यू टर्न लेते हैं। मतलब मुझे कानपुर का कोई ऐसा चौराहा याद नहीं आ रहा जिसको मैं कहूं कि वैसा यू टर्न लेते हैं कि वो कहते हैं कि नंबर 1, 2, 3, 4 तक सब फिक्स है, अब 5, 6, 7 में कुछ अगर होगा तो होगा, जो कि एक्चुअली होना चाहिए। आप T20 फॉर्मेट में नहीं, मेरा ये मानना है, जो 25 साल की क्रिकेट देखी है एज अ जर्नलिस्ट, उससे पहले एक खिलाड़ी के तौर पर, फैन के तौर पर, वो जो बचपने में हम लोग देखते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सीरियस क्रिकेट कवर की है और दुनिया की बड़ी टीमों को जब देखा है, जैसे आप अगर ऑस्ट्रेलिया का वो काल याद कीजिए जब उनका दबदबा होता था, हमेशा ये आप पाएंगे कि नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की जगह फिक्स होती है। वहां खिलाड़ी को उसका रोल पता है। 5, 6, 7 में आप एक्सपेरिमेंट करिए, 5, 6, 7 में आप लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखिए, 5, 6, 7 में आप देखिए कि क्या सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ क्या है, 5, 6, 7 में आप देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट की बात हो रही है। आप टेस्ट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, जो मर्जी कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन नंबर 1 से नंबर 4 तक आपको फिक्स करना पड़ेगा। तभी आप जो है वो एक आपके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आएगी। आप देखिए टेम्बा बवुमा जब 2-0 से भारत को हराकर गए, उन्होंने एक ऐसी बात की कि अब मैं जीवन भर के लिए उनका मुरीद हो गया। उन्होंने कहा कि हमने सीरीज में सिर्फ 3 चीजें की। 3 चीजें क्या की भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि 1, हमें हमारे खिलाड़ियों को अपना रोल पता था। 2, हमारे खिलाड़ियों में टीम को के लिए कंट्रीब्यूट करने की भूख थी। और नंबर 3, हमने मेहनत की। तो मेहनत तो हम भी कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था भारतीय टीम मेहनत नहीं कर रही थी। कंट्रीब्यूट करने की भूख भी सब में थी, हमेशा रहती है। अगर आप किसी टीम से खेल रहे होंगे आपको भी रहेगी, लेकिन शायद हमारे पास रोल की क्लैरिटी नहीं थी। अगर हमारे पास रोल की क्लैरिटी रही होती तो हम ये 2-0 से अपने घर में नहीं पिटे होते। और वे बैक जब न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे थे, तब तो शायद उस वक्त रोल की क्लैरिटी वाला इशू नहीं था, उस वक्त तो सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का इशू था। नहीं बन रहे थे उनसे रन, तो नहीं बन रहे थे, उनके पैर स्पिनर्स के खिलाफ नहीं चल रहे थे, तो नहीं चल रहे थे। तो कुल कहानी मिला जुला कर यही है कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट जहां पर खड़ा हुआ है, वहां पर आप उसको बहुत ही शानदार अंदाज में देखते हैं T20 में परफॉर्म करते हुए। वनडेज में आप देखते हैं भाई 2023 में आपकी टीम फाइनल खेली है और जिस अंदाज में फाइनल तक गई है हमने आपने देखा था।
लेकिन हाँ, जैसे ही टेस्ट क्रिकेट की बात आती है थोड़ी सी निगाहें बचानी पड़ती हैं। ये वैसे ही है कि आप अब जब 7th 8th 9th में पढ़ते रहे होंगे, मुझे नहीं पता आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, लेकिन मेरी स्थिति यही होती थी कि रिजल्ट लेके मैं जाता था और मैं तो बड़ा जोश में जाता था पिताजी से बताने की, पिताजी रिजल्ट आ गया, अच्छा कितने नंबर आए पापा? 80%, 75% जो भी आते थे। इंग्लिश में 70 नंबर, हिंदी में 75 नंबर, उसके बाद एक सब्जेक्ट था हमारे यहाँ बुक क्राफ्ट, उसको आर्ट में लेते थे, उसमें 90 नंबर, मैथ्स में पापा वो 55 नंबर है। ठीक है, तो वो जो मैथ्स और साइंस वाला जो मामला है ना, वो हमारा फंसा हुआ है। बाकी हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम फंस रहे हैं जाके उस मैथ्स और साइंस में, यानी उस कोर सब्जेक्ट में जो क्रिकेट का कोर है, वो तो टेस्ट ही है, तो वो अभी हम वहां फंसे हुए हैं। भैया रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोको के भविष्य को 2027 वर्ल्ड कप में आप कैसे देखते हैं? खेलेंगे वो, मुझे लगता है खेलेंगे। मुझे इसलिए लगता है, देखिए आपने और हम सब ने जितना क्रिकेट फॉलो किया है, और हम सब जानते हैं कि इस किसी भी खेल में, क्रिकेट में ही नहीं, इंजरी कितना बड़ा एक रोल होती है। मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप से पहले जिस खिलाड़ी का नाम महेंद्र सिंह धोनी बतौर गेंदबाज सबसे पहले लेते थे, वो थे प्रवीण कुमार। लेकिन प्रवीण कुमार इंजर्ड हो गए और श्रीशांत आ गए खेलने के लिए। ठीक है, प्रवीण कुमार आज तक उस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पाए, और ये मैं एक नाम, मतलब ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। तो वो फिट रहेंगे, इंजरी ना हो, पहला कंसर्न तो ये है। लेकिन जो एक भूख होती है, कमिटमेंट होती है, आप सोच के देखिए कि एक कप्तान जिसने आपको दुनिया का सारा, मतलब बड़ी चीजें लाकर दे दी हो जीत के, रोहित शर्मा के तौर पर, वो अगर अपना वजन 10-12 किलो कम कर ले रहा है तो वैसे नहीं कम कर ले रहा है। ठीक है, आज की तारीख में किसी से निकल के पूछिए कि भैया वजन कैसे कम होता है, इश्तिहार तो बहुत मिलेंगे आपको कि आइए हम 3 किलो कम करा देंगे हफ्ते में, हम 4 किलो कम करा देंगे, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो उस आदमी को करनी होती है जो रोहित शर्मा ने की। और विराट कोहली का आप जिस तरीके का कमिटमेंट है आप देख लीजिए। तो अगर आप मुझसे कहिए कि 2027 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, आज की तारीख में मैं कहूंगा बिल्कुल खेलेंगे। और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, मतलब अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में कमबैक होता है दोनों खिलाड़ियों का, वहां विराट नहीं चलते लेकिन वहां रोहित चलते हैं, लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच होते हैं, मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं, उसके बाद अगली सीरीज में रोहित शर्मा के रन बनते हैं, विराट कोहली के भी रन बनते हैं। तो वो दोनों अपने करियर में अब वहां पर है जहां उनको कुछ साबित नहीं करना है, और वो अब 1 और 11 वाली सिचुएशन में। वो ये भी नहीं है कि आपने बड़ी सारी कहानियां सुनी होंगी कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा में तो बनती ही नहीं है, और उसने उसको इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया, उसकी पत्नी ने उसको इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया। मुझे आज तक नहीं समझ में आया विराट की क्रिकेट के मैदान में उतरने के बाद क्या इंस्टा फॉलो करने से टीमें जीतती हैं, क्या इंस्टा फॉलो करने से रन बनते हैं, क्या इंस्टा फॉलो करके आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। आप उठाकर देखिए विराट कोहली के पिछले कुछ हफ्ते, एक बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा शतक, उसमें एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक, मतलब प्रोबेबली अगर वो 100 शतकों का सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उसको आप हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो हर रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। विराट कोहली की स्थिति वही है। आपके कानपुर के बड़े हास्य कलाकार थे राजू श्रीवास्तव, अनटाइमली डेथ हो गई उनकी। वो एक बड़ा अच्छा पीस सुनाते थे कि बम मेरे पास आए, मुस्कुराए और फिर पूछे कि मैं बम हूं, फट लूं? तो मैंने कहा अब आ ही गए हो तो फट लो। तो विराट कोहली के लिए अब वो मैदान में उतरते हैं तो हर दिन एक रिकॉर्ड खड़ा रहता है कि जी आप आ गए, मैं टूट लूं, तो विराट कोहली कहते हैं तुम टूट लो। आप उठा के देखिए सारे मैचेस, कोई मैच उठा के देख लीजिए, वो मैदान में होंगे, कोई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा होगा। डेडिकेशन में तो सर कोई कमी है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो मैं ये मानता हूं कि ये दोनों, और सबसे बड़ी चीज जो शायद हम, मतलब क्रिकेट फैंस को तो दिखती है, लेकिन मीडिया में एक सेक्शन ऐसा है जो शायद उस पर आंखें बंद करके बैठता है। आप उठाकर देखिए विराट कोहली जब शतक लगाते हैं, जब रिएक्शन कटता है ड्रेसिंग रूम का, आप रोहित शर्मा का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि वो शतक रोहित शर्मा का है, और वाइसे वर्सा है। रोहित शर्मा जब शतक लगाते हैं, आप उठाकर देखिए ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के चेहरे की वो जो चमक होती है, लगता है ये शतक रोहित शर्मा का नहीं है, विराट कोहली का। मैंने रीसेंट सीरीज में ये देखा है। हमेशा आप देखेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ करियर शुरू हुआ। सचिन तेंदुलकर से शाहरुख खान ने जब पूछा कि रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो सचिन ने 2 ही नाम तो लिए ना, तीसरा नाम तो नहीं लिया। कितने पहले लिया था सर? बहुत पहले लिया। तो इसलिए जब आपका करियर एक साथ चला, हो सकता है नहीं फॉलो करते हो यार एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, हो सकता है हमको और आप अभी, और मैं और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू के अच्छे होने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, ये और मान लेते हैं कि हमारी आपकी दुश्मनी चली आ रही है। कानपुर में एक बार हम लोग का झगड़ा हो गया था जी, अब हम लोग दुश्मन है, तो या तो फिर ये इंटरव्यू ही ना करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर ईमानदारी से करें। तो वो हो सकता है दोनों के पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, नहीं है, उनकी पत्नी उनको पसंद करती है, नहीं करती है, हार्डली मैटर्स। मैदान के अंदर जब वो उतरते हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैदान के अंदर जब वो उतरते हैं तो उनके अंदर वो जीत की भूख होती है और वो एक बराबर होती है। इट्स अ टीम वर्क सर।
एग्जैक्टली। और 2019 के बाद ये खबरें थोड़ी सी गर्म हुई थी कि थोड़ी बहुत टीम में, क्योंकि विराट कोहली वाज कैप्टनिंग ऑफ दैट टाइम और रोहित शर्मा ने काफी रन बनाए थे, बट सेमीफाइनल वो होता क्या है विराट की हार अपने साथ ना हमेशा उठाकर देखेगा, विवाद लेकर आती है। जीत जाते हैं तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। जी 2011 वर्ल्ड कप आप जब जीत गए तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई उसमें उस वर्ल्ड कप की क्या क्या कमियां थी। सबको पता है कि वो धोनी ने छक्का लगाया, सबको पता है कि युवराज सिंह ने वो क्वार्टर फाइनल में अहमदाबाद में शानदार पारी खेली, सबको याद है कि मोहाली में सचिन तेंदुलकर ने रन्स किए, 2-3 कैच छोटे उनके लेकिन उन्होंने रन्स किए, ठीक है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप हारते हैं, मुझे याद है हम लोग 2007 वर्ल्ड कप कवर करने वेस्ट इंडीज गए थे और बड़ा बुरा वर्ल्ड कप था वो, आपको याद होगा, पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। जैसे ही बाहर हुए, हाँ ठीक है उस वक्त टीम में रिफ्ट था, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिना आग के धुआं नहीं उठता वाली जो बात है ना, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आग होती है, लेकिन वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके आप उसी को फोकस कर दे। मैंने वो जर्नलिज्म कभी नहीं किया, मैं उस जर्नलिज्म का हिमायती भी नहीं हूं। मेरे खाने की प्लेट में चावल दाल रोटी सब्जी उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में है। चटनी अचार थोड़ा बहुत हो चलेगा, स्वाद को बढ़ाएगा, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हमने कर ली बात अलग है। लेकिन अब हमारी स्टोरी का जो है लब्बो लुआ भी सिर्फ कंट्रोवर्सी ढूंढना हो जाए तो वो अचार चटनी को आप चावल दाल से रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो खबर पर काम किया 20-25 साल, और 2007 का जो मैं जिक्र कर रहा था, मुझे याद है उस वक्त इतना बवाल उठा क्योंकि उस वक्त राहुल द्रविड़ कैप्टेंसी कर रहे थे और सौरव गांगुली टीम में थे। एग्जैक्टली, सौरव गांगुली उससे पहले टीम से ड्रॉप हुए थे, फिर वो कम बैक किया था उन्होंने, दिलीप वेंगसरकर तब चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सौरव गांगुली ने उस टीम को ऐसा कर दिया कि जानबूझ के टीम हार गई। बिल्कुल, और सौरव गांगुली का एक अपना इतिहास रहा है। अरे भाई उससे ठीक पिछले विश्व कप में उन्हीं की कप्तानी में आपने फाइनल खेला था 2003 में, ठीक है। उसके बाद आपने 2004 में जाके पाकिस्तान में 14 साल बाद आप गए और आपने हरा दिया। उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ड्रॉ करा के आते हैं। तो ये वही वाली बात है कि कमी निकालने पर अगर मैं और आप बैठ जाएं तो आप मेरे अंदर 100 निकाल लेंगे, मैं भी आपके अंदर 100 निकाल लूंगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपका विजन, आपका नजरिया, आपका अप्रोच, आपकी सोच, ये सब बताता है कि आप क्या किस तरह से चीजों को देखते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, वो 2019 की बात कर लें आप, या उसके बाद जो भी इस तरह की खबरें आई रोहित और विराट के तनाव की कह लें, मतभेद की कह लें, अनबन की कह लें, वो रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन वो कभी मैदान के भीतर नहीं था। वो जो कुछ भी था वो मैदान के बाहर था। और दोनों इतने प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि सारी इज्जत, शोहरत, विज्ञापन, पैसा तभी है जब जीत रहे, हारने के बाद कोई पूछता नहीं है, ये सबको पता है। नाम से ज्यादा काम बदनामी करती है। और मैं, आपने जो बात बोली इस तरह की पत्रकारिता में, इसका पूरा समर्थन करता हूं सर, क्योंकि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष बराबर रूप से आप दिखाएंगे तो जनता अच्छे से समझ पाएगी। सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हैं कि 3 ICC ट्रॉफीज, वर्ल्ड कप, एवरीथिंग, फिर भी उसके बाद पिछले कुछ रीसेंट टाइम्स में लोगों ने क्रेडिट चोर, एक छक्का नहीं जिताता है वर्ल्ड कप, जैसी चीजें हमारे सामने आई। धोनी को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मुझे नहीं लगता। पहली चीज तो ये, धोनी बड़े अलग किस्म के खिलाड़ी थे विराट, मैं आपको इतना बता सकता हूं। उन्होंने कभी परवाह नहीं की। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। श्रीलंका की एक सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, ट्रायंगुलर सीरीज थी, और इंडिया एक मैच हारा। उस मैच से पहले इंडियन टीम ने प्रैक्टिस नहीं की थी, और अगेन एक जो सेक्शन ऑफ मीडिया है उसने इस खबर को बड़ा तूल दिया कि प्रैक्टिस नहीं की थी, हार गए। हारने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी आए तो उनसे सवाल पूछा गया। ये उन्होंने बहुत उससे कहा कि नहीं, हम तो कल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं कि अगर बैक टू बैक इतने क्लोज 1-2 दिन के अंतराल पर मैच है तो उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां तक तो बात ठीक थी। अच्छा, मैं अभी आज दिन में भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत रेयर सवाल पूछता था। मतलब मेरे लगभग 10-15 साल बहुत क्रिकेट कवर की, मतलब 37-38 बार भारतीय टीम के साथ विदेश यात्राएं की, वर्ल्ड कप कवर किए, चैंपियंस ट्रॉफी कवर की, ढेर सारी जो है वो बायलैटरल सीरीज कवर की। लेकिन सवाल पूछने में मैं थोड़ा वो रहा, कंजूस रहा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास जब कोई जेन्युइन सवाल हो तब तो मैं पूछूं, वरना सिर्फ अपना नाम याद कराने के लिए मैं सवाल पूछूं, उससे अच्छा मेरी रिपोर्ट मेरा नाम याद करा देगी। तो खैर, धोनी ने कहा कि नहीं, हम कल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। उसके बाद जब वो निकल रहे थे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हॉल था उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे हम लोग बात करते हुए बाहर आने लगे। तो कहने लगे, भाई साहब हम लोग तो कल प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे और कल मैं ओडल जाऊंगा शॉपिंग करने के लिए। तो
मैंने मजाक में पूछा, मैंने कहा ये आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैं कैमरा लेके आ जाऊं? तो भाई साहब आप देख लो आपको जो करना। मैंने तो आपको बता दिया कि मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, और अगले दिन वो होटल में शॉपिंग कर रहे थे। ठीक है, तो वो इन छोटी छोटी बातों से कि उनका क्रेडिट चोर, और क्रेडिट चोर देखिए वो एक बड़ी घटना है, उस घटना को पहले समझना पड़ेगा। उसके पीछे जो कहानी है बड़ी सिंपल है। वर्ल्ड कप का फाइनल आप खेल रहे हैं, 275 रन आप चेस कर रहे हैं, 93 रन उसमें महेंद्र सिंह धोनी के हैं, 97 रन उस पर गौतम गंभीर के हैं। गौतम गंभीर के रन्स उस सिचुएशन में आए हैं जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग आउट हो चुके हैं। MS धोनी के रन्स उस सिचुएशन में आए हैं जब गौतम गंभीर और विराट कोहली ने टीम के स्कोर को 100 रन पार पहुंचा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो महेंद्र सिंह धोनी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है जितना गौतम गंभीर का था। लेकिन होता क्या है कि जब आप हमेशा उस छक्के को दिखाएंगे कि वर्ल्ड कप जीत, वो एक, और ये फैक्ट है कि उस एक छक्के से आप नहीं जीते। अभी थोड़ी देर पहले हम और आप बात कर रहे थे, आप जाइए क्वार्टर फाइनल में और याद कीजिए जब युवराज सिंह और सुरेश रैना ने आपको जिताया, वरना वो मैच आपके हाथ से चला गया होता। ब्रेटली जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, आप याद कीजिए मोहाली का वो मैच जहां पे सचिन तेंदुलकर ने 80 से ज्यादा रन बनाए थे। और उस मैच को याद करने के साथ साथ अगर कहीं आपको वो मैच मिल जाए पूरा देखने के लिए, आप देखिएगा जब पाकिस्तान की टीम 7वां विकेट गंवाती है और जब भारत में हर आदमी ये मान चुका है कि मैच जीत गए, तब जो है सचिन तेंदुलकर का एक ऑडियो जो स्टंप माइक पे पकड़ में आ जाता है, जब वो कहते हैं कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2011 का वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड कप सिर्फ उस छक्के से आप नहीं जीते। ठीक है, वो टीम एफर्ट था। उसमें वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरीके से हर मैच की पहली बॉल पे चौका लगाया, जिस तरह से बांग्लादेश को जाके पहले मैच में उन्होंने 175 रन मारे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कहा, जब मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश इज एन ऑर्डिनरी टीम। तो बड़ा विवाद हुआ क्योंकि बांग्लादेश ने ही 2007 में आपको हराया था। ठीक है, लेकिन फिर वीरेंद्र सहवाग ने प्रूव किया। और आज एक किस्सा आपको बताता हूं। हम 2011 में बात कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग की, हम 2011 में बात कर रहे हैं रैना की, युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, धोनी की, गौतम गंभीर की। आपको गैरी कर्स्टन का रोल पता है? मैं हमेशा यह कहता हूं कि गैरी कर्स्टन के लिए जो कोचिंग थी, वो कोचिंग ऐसी थी जैसे किसी फिल्म का जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है ना, वो म्यूजिक डायरेक्टर जब म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो तबले वाले से कहता है कि भाई तुम्हारे तबले का पीस ये है, तुम्हें ये बजाना है। गिटार वाले से कहता है तुम्हें ये बजाना है। गायक को बताता है आपको ऐसे गाना है। उसके बाद वो हारमोनियम वाले से कहता है आपको ये बजाना है। वायलिन वाले से कहता है आपको ऐसा बजाना है। और फिर वो सब के सब जब बजा रहे होते हैं तो वो उन सबको मिक्स करके एक बहुत खूबसूरत गाना बना देता है और वो गाना हिट हो जाता है। ठीक है ना, वो रिंग मास्टर नहीं है सर्कस का कि वो रिंग लेके घूम रहा है कि अब जो है शेर कूदेगा, अब जो है वो जो जोकर है वो ऐसे भागेगा। तो ग्रेग चैपल प्रोबेबली रिंग मास्टर थे, लेकिन गैरी कर्स्टन म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इसका आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं। जो पहला मैच था, वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। इंडिया बांग्लादेश पहला मैच, बांग्लादेश में मैच हो रहा है और मैच से पहले पूरी टीम एक दिन पहले प्रैक्टिस करके जा चुकी है। गैरी कर्स्टन अकेले बैठे हुए हैं भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में, और वहां शाम के कोई 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था। तो मैं अपने कुछ पीस टू कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए वहां मैदान में था। मेरी नजर गई, मैंने देखा, मैंने कहा गैरी यहां क्या कर रहे हैं। बैठ गया मैं, कहा चलो शायद स्टोरीज भी आती है ना, ऊपर वाला आपके पास स्टोरीज भेजता है। आप कभी कभी नहीं जाते, एक्सक्लूसिव स्टोरी और ब्रेकिंग न्यूज आप हमेशा आप ही नहीं खोजते, कभी कभी वो आपके पास आ जाती है। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, मेरे साथ वालों ने कहा चलो चलो, मैं कहा चलो चलो, मेरे एक दो पीटीसी बचे हुए, मैं करके आता हूँ। क्योंकि मेरी नजर पड़ चुकी थी गैरी वहां बैठे हुए। गैरी वहां बैठे रहे, मैं भी खड़ा रहा, मैं अपना घूमता फिरता रहा। सारे के सारे लोग चले गए, स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली हो गया। मेरा कैमरामैन, मैं और उधर गैरी कर्स्टन मुझे दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने, अच्छा मेरी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि गैरी मुझे देख ले कि मैं भी वहां पे हूं, क्योंकि होता है ना कि फिर वो पता नहीं क्या करें क्या ना करें, कहें कि भाई आप जाइए, क्या ये भी कह सकते थे। तो मैं एक तरीके से बड़े अकेली जगह पे, आइसोलेटेड जगह बैठ के देख रहा था। उसके बाद मैंने देखा विराट, मुझे लगा कि एक कोच जो है कैसे एक तरीके से फादर फिगर होता है। वो आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत हमें आपको लगेगा कि बहुत सामान्य सी बात है। वो आए और जैसे ही रोशनी कम होना शुरू हुई, उन्होंने ऐसे ग्राउंड पे हाथ डाला, हाथ ऐसे फेरा और फिर ऐसे देखा, ड्यू का इफेक्ट। ठीक है, फिर 10-15 मिनट रुके रहे, फिर 10-15 मिनट बाद मैदान के दूसरे हिस्से में गए, वहां हाथ ऐसे फेरा, फिर देखा,
तो समझ में आया कि ओहो ये तो डे नाइट मैच है, इसलिए ये ड्यू इफेक्ट देखना चाहते हैं कि यहां ड्यू कितनी होगी, ताकि टॉस जीतने हारने की सूरत में सही फैसला कर सके। और फिर भारतीय टीम ने वो मैच बड़े अंतर से जीता। तो एक वो भी चाहते टीम के साथ बैठ के चले आते, किसी ने उनसे कहा थोड़ी ना रहा होगा, कप्तान ने कहा होगा कोच से, नहीं नहीं आप रुक के वहां ड्यू देख के आइएगा। ये काम तो कोई भी कर सकता था, ये काम तो कोई सपोर्ट स्टाफ का कोई भी आदमी कर सकता था ना, लेकिन कोच ने कहा नहीं आप लोग जाइए, मैं आता हूं। और मोस्ट लाइकली उसके, ये तो मैंने अपनी आंख से देखा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ होगा ये मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जब वो लौटे होंगे उन्होंने जाके धोनी को बताया होगा कि भाई देखो ड्यू है और ड्यू रहेगी, तो ये सोच के चलना कि पहले बैटिंग आ रही है तो 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाना ताकि डिफेंड कर पाए तुम्हारे गेंदबाज। तो ये इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि वो एक बड़े शानदार म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो कभी भी रिंग मास्टर नहीं थे कि वो सबको जो है हाँक रहे हैं चलो भाई। सीनियर और जूनियर सारे उस टीम में थे, आप देखो ना, एक साथ लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो तो क्लासिक एग्जाम्पल है ना स्टार की टीम, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, जहीर खान, मतलब और सब अलग अलग मिजाज के खिलाड़ी और सबके सब स्टार। भाई जहीर खान का जो रोल है बिल्कुल पूरे वर्ल्ड कप में और उसके आगे पीछे भी धोनी के आने के बाद कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। उस खिलाड़ी ने अपने कप्तान को एक तरीके से बॉलिंग डिपार्टमेंट की चिंताओं से मुक्त कर दिया। बिल्कुल ये परंपरा ही वहां से शुरू हुई कि ठीक है अब इस टीम में एक बॉलिंग यूनिट जो है उसका भी कैप्टन होगा, जो मोस्ट लाइकली अब अगर आप देखेंगे तो आपको बुमराह में दिखता है कि बुमराह वो इनिशिएट करते हैं कि अगर कोई बॉलर पिट रहा है या किसी बॉलर के एक ओवर में 3 चौके चले गए तो वो जाते हैं, बात करते हैं, बताते हैं लेंथ थोड़ा सा ठीक करो, थोड़ा सा क्या वेरिएशन कर सकते हो, किस तरीके से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये काम जहीर खान ने शुरू किया भारतीय क्रिकेट के लिए। 2003 विश्व कप में भी तो जवाहर श्रीनाथ की वापसी हुई थी, बिल्कुल लेकर आए सेमीफाइनल में जबरदस्त वो 6 विकेट हॉल जो इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल भाई वो तो आप सोचिए कि सौरव गांगुली भी, मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे 2011 की टीम की, आप 2003 की टीम भी याद कीजिए। मतलब सौरव गांगुली तो एक ऐसे कप्तान थे जिनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, उनको फर्क इस बात से पड़ता था कि ये डिलीवर क्या करेगा। भाई द्रविड़ से उन्होंने कीपिंग करा दी ना, ठीक है, और जो भी नाराजगी की वजह बताई जाती थी वो तो यही थी कि भाई उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो मेरी वनडे टीम में तुम्हारी जगह नहीं बन रही है, बशर्ते एक ही रास्ता है, कीपिंग कर लो तो जगह बन सकती। और फाइनल तक वो लेकर गए, इसका मतलब कि उनका जो फैसला था वो सही था। जवागल श्रीनाथ रिटायरमेंट ले चुके थे, जवागल श्रीनाथ को रिटायरमेंट के लेने के बाद सौरव गांगुली ने कहा कि नहीं मुझे आपकी जरूरत है। तो वो सौरव गांगुली की कैप्टेंसी को तो मैंने बहुत करीब से देखा है, और वो जैसे मैं गैरी कर्स्टन के लिए कह रहा था कि फादर फिगर सौरव गांगुली, आप उठा के उस समय के मैचेस देखिए, आप देखेंगे, मुझे पाकिस्तान का एक मैच याद है जब भारतीय टीम जीती तो सौरव का जो जेस्चर था वो ये था कि सौरव ऐसे करके मैदान में घुसते हैं और वो जैसे आप अपने पिता की बाहों में जाके कुछ बड़ा कारनामा आप कर लें और अपने पिता को जाकर आप हक करते हैं, उस तरह से वो सारे खिलाड़ी ऐसे आकर सौरव को लगे हैं गले उनके, और सौरव ऐसे एक पूरा, इनफैक्ट वो जो हर्डल की पूरी जो परंपरा है वो सौरव ने शुरू की। बिल्कुल, सौरव गांगुली वाज अ गेम चेंजर, मतलब नो डाउट, जहां से इंडियन क्रिकेट चेंज हुआ, डालमिया सौरव गांगुली का कॉम्बिनेशन आया, वहां से सौरव गांगुली ने नए मतलब युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन लोगों को टीम में जिस पूरा लॉट भाई, पूरा का पूरा लॉट, सहवाग मिडिल ऑर्डर से जाके ओपनिंग कराई, वो उन्हें पता था कि कौन सा खिलाड़ी किस चीज के लिए अच्छा है। और विराट, इससे भी बड़ी चीज कि उनको जब कप्तानी दी गई तो इस देश में मैच फिक्सिंग का बवाल था। मतलब प्रोबेबली युवराज सिंह को बनाना या वीरेंद्र सहवाग को बनाना या जहीर खान को बनाना, हरभजन सिंह को बनाना, ये तो चलिए सौरव गांगुली की कप्तानी का वो पक्ष है जिस पर हम आज 20 साल बाद ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि उनको कैप्टेंसी तब दी गई थी जब फिक्सिंग का पूरा बवाल जिन्न फूटा था। तो जब एक खेल के पूरी की पूरी उस खेल के अस्तित्व पर सवाल हो, जब आपके देश में क्रिकेट को धर्म का दर्जा दिया गया हो और वहां पर खिलवाड़ हुआ हो, वहां पर चीटिंग हुई हो, तो वो तो उस खेल के लिए मेक और ब्रेक का पॉइंट था ना। अगर वहां पर एक आम क्रिकेट फैन का भरोसा ही क्रिकेट से उठ गया होता तो आज क्या क्रिकेट वहां पर होता जहां पर है? आज 2026 में हम बात कर रहे होते क्रिकेट पर, हम नहीं कर रहे होते। विश्वास खत्म हो गया, खत्म हो गया। उस वक्त तो मतलब लोग जब कोई मैच हारता था तो यही मन में शंका होती थी कि कहीं कुछ गड़बड़। भाई हालत ये थी, आप यकीन मानिए 2004 में मैं 14 साल के बाद जब भारतीय टीम गई पाकिस्तान, तो ऐसा संयोग बना कि उससे पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना था। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो मैं इलाहाबाद गया हुआ था, मेरे बॉस का फोन आया, बोले तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। मैंने कहा सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है।
तो बड़ा गुस्सा हुए मेरे ऊपर। कौन से चैनल में? मैं उस वक्त जी न्यूज में था। तो बड़े गुस्सा हुए, कहने लगे कि तुम एक काम करो, संगम पे जाके नाव चलाओ, तुम जो है संगम पर नाव चलाने के ही योग्य हो, तुम्हारे लिए जर्नलिज्म वर्नलिज्म है नहीं, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। तो खैर मैं लौट के आया, मैंने पासपोर्ट बनवाया अपना। फिर मजाक में वो मुझसे कहते, मैंने फिर जाकर कहा कि सर मेरा पासपोर्ट बन गया। तो कहने लगे वो मेरठ जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती नहीं है, तो तुमको अब भेजेगा कौन। खैर देखिए, किस्मत आई चल के और मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला। और बड़ी बात यह थी कि 10 में से 8 लोगों ने कहा कि क्या करोगे पाकिस्तान जाके, क्योंकि माहौल ऐसा था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कहा गया, और बोले तुम जाना चाहते हो? तो हमने कहा मैं जाना चाहता हूं। बोले देख लो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मत जाओ और ये भी नहीं कहा कि हाँ चले जाओ, उन्होंने कहा देख लो, सोच समझ के करना। अब चूंकि पिताजी की बात आ रही है, तो जैसे हमारे आपकी तरफ जो हम लोग की बेल्ट है ना, वहां पिताजी 2 ही शब्द बोलते हैं ध्यान से। आप पहली बार साइकिल चलाने जाइए बेटा ध्यान से, पहली बार चाय बनाने जाइए ध्यान से, वो 2 ही शब्द होते हैं, तीसरा शब्द नहीं होता। ट्रेन से पहली बार ट्रैवल करिए बेटा ध्यान से। तो वो उनके कहने का जो आशय था वो ये था कि ध्यान से, कम शब्दों में सारी बातें अपना ध्यान रखना, बेसिकली यही। तो जब हम गए वहां पाकिस्तान और उसके बाद जाकर पूरी सीरीज कवर की, और उस सीरीज में जो है हमने देखा सौरव गांगुली का जलवा। उस सीरीज में हमने देखा किस तरह से सौरव ने पूरी की पूरी टीम को बनाया। उस सीरीज में ही वहां पर जाकर ये समझ में आया कि कैसे हरभजन सिंह हो गए या युवराज सिंह हो गए, या आज आप इनमें से किसी से पूछ लीजिए, अभी भी इनके लिए बेस्ट कैप्टन सौरव गांगुली। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला बिल्कुल, क्योंकि सौरव गांगुली में वो हुनर था। ठीक है, लक्ष्मीपति बालाजी हम भूल नहीं सकते। बालाजी जरा धीरे खड़ो, चलो इंजी खड़ा, यहाँ इंजी खड़ा, कितने गाने बन गए। और बालाजी ने कितना कमाल का परफॉर्मेंस किया। सर कोई ऐसी यादगार घटना पाकिस्तान की, क्योंकि वो टूर ही यादगार था, ऐतिहासिक था। विराट, मेरी तो पूरी किताब है, पहली किताब ही मेरी जो है वो पाकिस्तान की उस टूर की जो मेमोयर्स थे उस पर मेरी किताब थी, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने छापी थी। ये जो है पाकिस्तान के नाम से है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, और फिर मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आपका ये पॉडकास्ट बहुत से लोग देखेंगे, उनकी पाकिस्तान को लेकर एक राय होगी, एक स्पेसिफिक किस्म की राय होगी। उस राय को मैं थोड़ा बदलना चाहता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को अगर आपको समझना है तो उसको 3 तरह से समझिए। एक वहां की आर्मी फोर्सेस जो है, मिलिट्री जो है, दूसरा वहां के जो नेता हैं, और तीसरा वहां का जो अवाम है। ठीक है, सारी जो परेशानी है वो वहां के पॉलिटिशियंस में है, सारी परेशानी वहां की सेनाओं में है, जो भारत के खिलाफ आग बोने से लेके आतंकवाद के तमाम टूल वहां तैयार होते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जो अवाम है, जो वहां का आम आदमी है, आम आदमी यानी जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जिसका सेना से कोई लेना देना नहीं, जो आम आदमी है, हमारी तरह आपकी तरह वहां के लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कराची में रह रहा है, वो बहुत मोहब्बत करता है हिंदुस्तान से। वो हिंदुस्तान को बड़े भाई की तरह देखता है। उसको ये लगता है कि अगर हम बंटवारा नहीं हुआ होता तो शायद हम आज ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। हालांकि पॉलिटिशियन से बात वहां कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उनके लिए फेवर में नहीं है, वो उनको बैकफुट पे ले जाने वाली बात होगी। तो बड़ी सारी यादें, मतलब मैदान के भीतर की, मैदान के बाहर की। वो इंजमाम का बेटा जो है वो 2004 वाली सीरीज में आया, इफ्तिशाम नाम है, छोटा सा होता था बहुत। तो हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब थोड़ा सा शूट कर लेने दीजिए। तो बड़े नियम थे भाई, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी उस सीरीज में। शायद नहीं, वो भट्टी साहब तो जर्नलिस्ट है, माजिद भट्टी। उस वक्त समीउल हसन हुआ करते थे। तो शमी भाई ने कहा कि एक कैमरा जाएगा सिर्फ। तो साहब हम ही को लोगों ने भेज दिया। तो मैं अब एक छोटे से बच्चे से, हार्डली वो रहा होगा उस वक्त 6-7 साल का, तो उसके कुछ शूट वूट लिए मैंने, शॉट लिए, वो बैटिंग कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? तो उसने कहा सचिन तेंदुलकर। तो अभी अच्छी स्टोरी थी कि भाई पाकिस्तान के कप्तान के बेटे को जो है वो फेवरेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर है। ये तो चलिए ठीक है। फिर जब 2006 में भारतीय टीम दोबारा गई, फिर ये सिनेरियो हुआ कि हम लोग, अच्छा उस बार थोड़ी आजादी थी, तो उस बार फिर उनका बेटा आया खेलने के लिए, हम लोगों ने फिर शूट किया। बेटा 2 साल और बड़ा हो चुका था। फिर बेटे से मैंने पूछा कि भाई आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? उसने कहा अब्बा। तो हम लोगों को बड़ी हंसी आई कि भाई 2 साल में इंजमाम ने ऐसा क्या कर दिया कि सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में गया, अच्छा इंजी भाई मतलब ऐसे आदमी हैं विराट की, आप उनके सामने बैठ के, मतलब वो शायद देख के लगता है कि दुनिया के सबसे संजीदा, सबसे सीरियस खिलाड़ी होंगे, लेकिन आई कैन बेट ऑन एनीथिंग कि आप अगर इंजमाम के साथ बैठे हैं, आप बिना हंसे बैठ नहीं सकते। वो आपको लगातार हंसाते रहेंगे, और वो उनका हंसाने का जो तरीका है, जो मेथड है,
वो बड़ा कमाल का है। वो एक एक लाइन की चीजें बोलेंगे, वो कोई आपको चुटकुला नहीं सुनाएंगे, वो जो बात आप कर रहे होंगे ना उसी में एक लाइन बोलेंगे, और आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना पेट पकड़ के ना हंसे। तो इंजमाम से उस वक्त तक मेरा थोड़ा रेपो भी हो चुका था, दोस्ती भी हो चुकी थी। हम लोग लगातार मैचेस कवर कर रहे थे। 2004 कवर किया, फिर 5 में जब पाकिस्तान की टीम यहां पर आई इंडिया तो हमने कवर किया। 2005 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई तो मैं इकलौता जर्नलिस्ट था जो उस फ्लाइट में उनके साथ आया था, तो इसलिए एक रेपो था मेरा। इनफैक्ट मोहाली में एक टेस्ट मैच कामरान अकमल ने वो करा दिया, ड्रॉ करा दिया, मुझे याद है। उस मैच में बड़ी सिक्योरिटी थी, तो हुआ कि साहब वो प्लेयर तो नीचे नहीं आएगा, तो मैंने कामरान से कहा, मैंने कहा वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं नीचे आने के लिए और मुझे लाइव करना है आपके साथ। उन्होंने कहा भाई साहब क्या करना होता है मुझे ये बता दीजिए। मैंने कहा अगर मेरी ओबी वैन का तार आपके रूम में पहुंच जाएगा तो मैं वहां से लाइव कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं रिसेप्शन में बोल दूं? मैंने कहा हाँ बोल दीजिए। तो उन्होंने रिसेप्शन पर बोला कि ये भाई साहब जो आए हैं इनकी ओबी वैन का तार आने दीजिए। तो मेरी ओबी वैन का तार कामरान अकमल के कमरे में चला गया, और मैंने उस मैच में आसिम कमाल ने रन्स किए थे जो कराची के बैट्समैन थे, और कामरान अकमल ने रन्स किए थे, वरना इंडिया वो मैच जीत जाता। हाँ, और वो दोनों के इंटरव्यू मैंने अपनी ओबी का तार वहां 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी के बीच से ले जाके कर दिया, क्योंकि बड़ा एक रेपो था। तो इंजमाम की बात चल रही थी, तो हमने पूछा कि भाई इंजी भाई 2004 में जो है इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि सचिन बेस्ट प्लेयर है। अब 2006 होते होते इन्होंने कहा अब्बा, तो कहते जी मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कहने के लिए। तो वो जो उनको कहने का जो उनका अंदाज था, या इंजमाम जैसे एक बार कुछ बात हुई तो मैंने कहा कि शोएब अख्तर थोड़ा फेंकता भी ज्यादा है। तो इंजमाम ने कुछ नहीं कहा, कहते जी थोड़ा, बस ठीक है। तो वो कोई उसमें उनका रिएक्शन नहीं है, बस इतना ही। मैंने कहा कुछ एक किताब के को लेकर बात हो रही थी कि इस किताब को लिखने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो इस पर शोएब ने एक प्राइस मुझे बताया था कि मुझे इतने पैसे मिले, तो इंजमाम ने कहा नहीं इतने नहीं मिले होंगे। तो उसमें मैंने कहा कि शोएब थोड़ा तो फेंकता भी है, तो कह रहे थोड़ा। अब आप देखिए, ठीक है। तो वो इंजमाम का जो स्टाइल है, वो स्टाइल, बाकी तो आपको तो इतने सारे तो YouTube पे वीडियोस पड़े हुए हैं कि जब नीचे गिर गए और उठर से वसीम अकरम से पूछा कि पाजी तुसी इतने की कर रहे हो, ठीक है। तो इंजमाम अपने आप में एक ऐसे कैरेक्टर है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लायक आप होती थी। कोई भी उठा के देख लीजिए। इंडिया के खिलाफ मुझे याद है वो एक बार बैट से बॉल रोक ली, बिल्कुल बिल्कुल मारा तब लग गई। वो मैच में कवर कर रहा था, और मजे की बात यह है कि उस मैच में रमीज राजा जो है वो मैच रेफरी थे। तो उन्होंने रमीज राजा से जाके बाद में रमीज राजा से भी पूछा कि मतलब मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती लेकिन मैं बता सकता हूं कि मतलब मुझे आउट दे दिया, क्यों आउट दे दिया। अच्छा, मजे की बात क्या है कि उस नियम के तहत आउट दिए जाने वाले खिलाड़ी रमीज राजा भी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रमीज राजा पहले खिलाड़ी थे जिनको उस नियम के तहत आउट दिया गया था, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ठीक है। सही मैच रेफरी था। तो उन्होंने इंजमाम को कहा कि मुझे भी दे दिया था, मतलब पंजाबी में कहा मुझे भी दे दिया था। अच्छा, मजे की बात ये हुई, वो मैच खत्म हो गया। अच्छा, इंजमाम ने उनसे ये तो पूछा, ये तो कहीं कैमरे में तो आया नहीं होगा, कहीं ऐसे पूछा होगा, बाद में पूछा होगा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद पूछा होगा, या जो भी हो। नहीं, मैच रेफरी नहीं थे, बल्कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ब्रॉडकास्टर की तरफ से थे। तो अगले मैच में अगला मैच कहां पर था एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लिफ्ट थी, इतना मुझे याद है, स्टेडियम में लिफ्ट थी। तो हम लोग लिफ्ट के बटन दबाए तो रमीज राजा अंदर आए। तो उस वक्त हम लोग, जैसा मैंने कहा कि एक रेपो था, हर किसी को जानता था, तो रमीज भाई से बातचीत होने लगी, और कैसे है क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? तो उन्होंने बताया बोले वो इंजमाम मुझसे आगे पूछ रहा था कि बताओ पाजी मुझे आउट दे दिया। तो मैंने बताया कि मुझे भी दे दिया था। तो इंजमाम है उनका के बारे में कोई वो नहीं है। काफी जैसे सौरव गांगुली से लेके बहुत सारे लोगों ने बताया he is a funny person. He is a funny person. He is a funny person. He is a kind-hearted person and अब बड़ा बैट्समैन। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो मैं उनको उस श्रेणी में रखता हूं। मतलब मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा कि पाकिस्तान में बड़े बल्लेबाजों की एक लिस्ट बनाइए, तो उस लिस्ट में अगर हनीफ मोहम्मद होंगे, उस लिस्ट में आप जहीर अब्बास का नाम रखेंगे, उस लिस्ट में आप जावेद मियादाद का नाम रखेंगे, तो जो बड़े बल्लेबाज रहे पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट में, मैं उसमें उनका नाम रखूंगा। वीरेंद्र सहवाग का तो एक बयान था कि सचिन तेंदुलकर को तो भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, बाकी उन्होंने कहा एशिया का मतलब नंबर 1 बल्लेबाज। कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो कभी बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं था उनकी, मतलब वो ऐसा लगता था कि मतलब यार ठीक है यार, एक बल्लेबाज आउट हो ही जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देखिए, बड़े बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखिए, तो वो
अब 92 वर्ल्ड कप देख लीजिए भाई, वहां भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, तो बॉक्स आ गए थे बिल्कुल सिलेबस तो में। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो शायद उनको जो डिफाइन किया गया, उनकी जो डेफिनेशन बनी, वो डेफिनेशन बन गई कि लेजी है और बड़ा ही मतलब अहमक किस्म का एक खिलाड़ी है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो बड़े बल्लेबाज थे और एक बड़े कप्तान थे। अपनी टीम को जिस तरह से वो लेकर चले, और उस टीम में भी एक से एक मतलब खिलाड़ी थे, ऐसा नहीं था। हाँ, सारे आप सब उठा के देख लीजिए। तो मुझे तो मतलब भाई मैंने कहा कि बड़े एक बार वो मेरे परिवार में मेरे घर वालों के लिए एक बार वहां से साड़ी भी लेके आए, जब मेरे ख्याल से 2005 वाली सीरीज में था या उसके बाद किसी एक उसमें वो आए थे, तो उनका फोन आया मेरे पास कि मैं आ गया हूं। तो मैंने कहा जी बताएं, आदेश करें, क्या करना है। वो जी मैं कुछ तोहफा लाया हूं आपके लिए। तो फिर मैं गया उनसे मिलने, तो उन्होंने मुझे साड़ी दी। फिर उन्होंने कहा कि कभी आप लोग आइए वहां पर। तो वो थोड़ी देर पहले देखिए मैं आपसे कह भी रहा था ना कि वो जो वहां का अवाम है, जो वहां के आम लोग हैं, शायद हमारे अंदर हमें ये लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान खराब है। ऐसा नहीं है, वहां का अवाम नहीं खराब है। इस पूरे पॉडकास्ट में सर पहली बार मैंने आपकी ना उस पे एक नेचुरल वो हंसी खुशी इंजमाम के बारे में बात करते समय आई है ना, वो ऐसे ही होता है। समझ सकता हूँ कितने फनी हो गए वो है ही ऐसे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। कई बार क्या होता था, मनोज प्रभाकर, मैं और सबा करीम और विनोद कामली और इंजमाम उल हक, अब खाना आ गया, तो अब खाना हो खाया जा रहा है। उसमें खाना खाते खाते इंजमाम कुछ एक लाइन ऐसी बोलते थे, ठीक है, कि मतलब फिर ऐसा होता था खाना हाथ में रख के आप नहीं बैठ सकते वरना गिर जाएगा। आप इतना जोर से हंसने लगोगे ना, तो वो जैसे एक बार मुझे याद है कुछ ऐसे मीडिया की बात हुई कि साहब ये यहाँ का मीडिया वहां का मीडिया, तो कहने लगे जी आपके यहाँ का मीडिया तो फिर भी काफी जिम्मेदार है। तो हम लोग को लगा कि अब कुछ आने वाला है। तो अच्छा मैंने इंजी भाई को थोड़ा डिकोड कर लिया था। जैसे ही वो कुछ बोलते थे मुझे लगता था अब ये फटने वाले हैं, कुछ बताएंगे। तो मैं कहा क्यों इंजी भाई क्या हुआ? बोले हुजूर एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं नमाज पढ़ने चला गया, फोन मेरा गाड़ी में छूट गया, तो जी कुछ घर से कॉल आए, कुछ और लोगों के फोन आए, कुछ रिश्तेदारों के फोन आए जी। थोड़ी देर बाद टीवी पे चलने लगा कि इंजमाम उल हक नहीं रहे। उसके बाद हम लोग खाने की प्लेट सब रख के पेट पकड़ के हंस रहे। कहते ओ जी आप मेरी सोचो, आप लोग हंस रहे हो, मेरी सोचो जी मेरे मरने की खबर चल रही है और मैं जी जिंदा हूं। तो क्यों? फिर मैंने कहा नहीं लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ओ जी मेरे फोन पे फोन आ रहे थे, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था, तो मैं फोन कहां से उठाऊंगा, फोन गड्डी पे पड़ा हुआ था, तो वो जी चल गई खबर वहां पर। तो जी हमारे यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो इंजमाम वाकई में आप जो कह रहे हैं कि वो हंसी आ गई, इंजमाम में वो कैरेक्टर है। इंजमाम के पास आप मतलब आप शांत नहीं बैठ सकते, इंजमाम आपको हंसाते रहेंगे। सर पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर हैं जिनको फैब फोर बताया गया, उसके बाद उनकी तुलना करी गई विराट कोहली से। उनका नाम है बाबर आजम। जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत रन बनाए, जिम्बाब्वे भी कहते हैं बहुत लोग। तो बाबर आजम को किस तरीके से देखते हैं, मतलब ही इज दैट कैपेबल और नॉट? देखिए विराट कोहली से तुलना नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप किसी भी एरा के बड़े खिलाड़ी, आप भाई सुनील गावस्कर बहुत कामयाब बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर भी बहुत कामयाब बैट्समैन है, लेकिन क्या हम कभी सुनील गावस्कर की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एरा अलग है। आप सोचिए एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर के सामने गावस्कर बगैर हेलमेट के खड़े हुए, मतलब आज तक सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बल्लेबाजी वो करते रहे होंगे। विनोद कामली कहता था कि भाई साहब जब वो कर्टली एम्ब्रोज गेंदबाजी करता था, तो कर्टली एम्ब्रोज अभी कर्टनी वॉल्श, तो कहता था कि वो जब कर्टनी वॉल्श गेंदबाजी करता था तो ऐसा लगता था कि 5वें माले से गेंद आ रही है। तो कैसे? बोला भाई साहब हमारी हाइट से इतना ऊपर वो, उसके बाद हाथ गया इतना ऊपर, फिर बॉल पटक के इतना ऊपर चली गई। तो आप सोच के देखिए गावस्कर ने क्या बल्लेबाजी की है। तो जब हम गावस्कर और तेंदुलकर को कभी कंपेयर नहीं करते, तो विराट और बाबर को कैसे आप कंपेयर करेंगे? दूसरी चीज, विराट ने क्या अचीव किया है और बाबर ने क्या अचीव किया है? बाबर के पास क्या है अचीव? मतलब बाबर अच्छे बल्लेबाज है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये भी फैक्ट है कि उन्होंने कमजोर टीमों के खिलाफ ज्यादा रन बनाए, इसीलिए उनको कई बार लोग नेपाल के नाम से चिढ़ाते हैं, कभी जिम्बाब्वे के नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि रन उनके बड़े मौकों पर रन नहीं है, लेकिन बड़े बल्लेबाज है। कई बार क्या होता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी जो हमारे देश में वैभव सूर्यवंशी के साथ हो सकता है, खतरा है, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, या जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ, ठीक है, आप आते हैं, आप अपनी शुरुआती
चमक दिखाते हैं और तुरंत आपकी तुलना लोग शुरू कर देते हैं। जब तक लोग तुलना कर रहे होते हैं तब तक फिर भी ठीक रहता है, क्योंकि लोग तुलना कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी तुलना करने लगते हैं तो फिर वो आपके कदम जो है वो गड़बड़ होने लगते हैं। मुझे याद है पृथ्वी शॉ जब आए तो आईसीसी ने एक प्रोमो चलाया और उसमें कहा द नेक्स्ट तेंदुलकर। कहां है पृथ्वी शॉ आज? तो बाबर आजम, जब तक बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से बाकी लोग कर रहे थे तब तक फिर भी ठीक था, मुझे लगता है शायद। लेकिन जब उनके सर पे ये बात जाके बैठ गई ना कि मैं इंडिया का विराट कोहली हूं, तो फिर वो मतलब नहीं, मैं इंडिया के विराट कोहली जैसा हूं, कहने का मेरा आशय। तो फिर वो देख लीजिए आप क्या है स्थिति। मेरे ख्याल से T20 टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, वनडे करा दिए, हाँ करा दिए। तो नहीं, अभी T20 टीम से ड्रॉप हुए थे तो बिग बैश खेल लेते ना। हाँ बिग बैश, हाँ तो बिग बैश खेले। पाकिस्तान में किस टीम में जगह मिलती है देख लीजिए। बिग बैश में भी बिल्कुल एक मैच अभी शायद उसमें उन्होंने कुछ 40-45 रन बनाए थे, एक ही मैच में बनाया। नहीं, बाबर आजम का थोड़ा सा, मैं एक्चुअली वहां की मीडिया को भी इस चीज का, क्योंकि जैसे सैम अयूब आए तो तुरंत उसे यशस्वी जायसवाल से कंपेयर करने लगो, बाबर आजम आए तो विराट कोहली से करने लगो, कोई बॉलर आए तो जैसे शाहीन शाह अफरीदी आए, अब आप देख नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं विराट की हो सकता है आपकी तुलना लोग करें, लेकिन अगर आप को रियलिस्टिक तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, और ये मैं सिर्फ क्रिकेट के हवाले से नहीं कह रहा हूं, जिंदगी के हवाले से भी कह रहा हूं, आप खुद अपना भी तो एक आकलन करते हैं ना। करेक्ट। आपको भी तो पता होता है ना कि मेरी ताकत, मेरी कमजोरी क्या है। अभी आप मान लीजिए पॉडकास्ट करते हैं, आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया है, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा करते हैं, आपसे 20 लोग आकर कहते हैं कि अच्छा करते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूं, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं। अब मान लीजिए किसी एक बहुत बड़े इंटरव्यूअर से आपकी तुलना आपके आसपास के लोग करने लगे, दोस्त यार करने लगे, पड़ोस वाले करने लगे, रिश्तेदार करने लगे, करने दीजिए उनको। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो वो चाहे वो सायम अयूब हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे बाबर आजम हो, जब भी तुलना हो, मेरी तुलना किसी से होगी अगर, तो मैं सबसे पहले अपना रास्ता देखूंगा कि मैं कहां खड़ा हूं और जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है वो कहां पर खड़ा हुआ है। और प्रॉबेबली उसी वक्त मुझे पता चल जाएगा कि मैं उससे भी कई किलोमीटर पीछे खड़ा हूं। तो फिर मैं मेहनत करूंगा कि नहीं, मुझे वो जो 10 किलोमीटर का फासला है उसको कम करना है, वो मैं पहले 8 किलोमीटर करूंगा, फिर 7 किलोमीटर करूंगा। हो सकता है मैं एक समय ऐसा भी आए कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, ये भी हो सकता है। सर अंडर 19 में हमने पिछले कुछ समय से देखा कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है। ठीक है, इंडिया में क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं, अच्छे क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान का रीजन ये हो सकता है कि शायद वहां पे एज का तो कोई बार रहता नहीं है, फेक एज भी रहती है, बट कारण क्या है कि हम T20 की तरफ ज्यादा अग्रसर हो गए हैं, या हमारी अप्रोच थोड़ी सी एग्रेसिव है? किस कारणवश ये हो रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि विराट, मुझे लगता है शायद मतलब अगर मैं इसको मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि अंडर 19 क्रिकेट पाकिस्तान में अभी भी उसमें पॉलिटिक्स नहीं गई है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की टीम इतनी खराब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हालत है आज पाकिस्तान की टीम की, क्या पाकिस्तान की टीम इतनी खराब है कि एक टूर्नामेंट में उसको यूएसए हरा देता है, एक टूर्नामेंट में उसको जिम्बाब्वे हरा देता है, एक टूर्नामेंट में उसको अफगानिस्तान हरा देता है? क्या पाकिस्तान की टीम इतनी खराब है? अभी रिसेंट में तो सर 2-3 सीरीज बहुत बढ़िया खेली उन लोगों ने। मेरे कहने का आशय है कि पाकिस्तान की टीम इतनी खराब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पॉलिटिक्स है, जहां मोहसिन नकवी जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कहता है कि पहले तो लगता था कि छोटी मोटी चोट टाके वाके लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन अब लगता है पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। आपने सुना है किसी देश के बोर्ड क्या होता है? बोर्ड एक पेरेंटल बॉडी है। पेरेंट मतलब क्या होता है? अभिभावक होता है। आप हारे और आपके पिताजी कहें कि लगता है इसको अब 20 थप्पड़ लगाने पड़ेंगे तब काम चलेगा, आपका मोराल कहां जाएगा? तो पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए बहुत इस वक्त बुरी हालत में है क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में एक तो हर खिलाड़ी इनसिक्योर है, हर खिलाड़ी इंक्लूडिंग कैप्टन। ठीक है, दूसरा वो रोप पे पैर अंदर रखते हैं ना, उनके मन में पहला प्रश्न ये नहीं आता कि आज उनको क्या करना है या आज वो क्या करेंगे। उनके मन में पहला प्रश्न ये आता है कहीं हार तो नहीं जाएंगे। और आप अपना उदाहरण देख लीजिए, जब आपने किसी भी काम को करने से पहले 50 बार आपको ये डर लगा होगा ना, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, वो खराब ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबली अंडर 19 में चूंकि वहां पॉलिटिक्स अभी उतनी नहीं पहुंची है, इसलिए वो लड़के उस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं जो पाकिस्तान की पहचान है। सीनियर टीम वहां पे वो कर ही नहीं पाती, क्योंकि जब कप्तान को पता नहीं कि भाई साहब ये मैच सीरीज हारेंगे तो हटा दिए जाएंगे, कोच को नहीं पता है कि कब हटा दिए जाएंगे, सेलेक्टर को नहीं पता है कब हटा दिए जाएंगे, इवन चेयरमैन को नहीं पता होता कब हटा दिए जाएंगे। T20 में 4 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं।
मैंने कहा ना कि वो 4 विकेट कीपर में से पता करिए, हो सकता है कोई एक पीसीबी के किसी अधिकारी के घर का पर्ची वाले लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पे। हाँ, और वहां पर ये जो पहले हिंदुस्तान में भी जो पहले शहरों वाली क्रिकेट थी ना, कि ये मुंबई का है, ये बैंगलोर का है, ये दिल्ली का है, वो वहां पे अभी बहुत ज्यादा है। अभी वहां पे कराची का है, ये लाहौर का है, ये यहाँ का है, ये वहां का है। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी हालत में है। आज अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि आप जो आंसरेबल है वो पाकिस्तान के फैंस को लेकर है, आप किसी और को लेकर आंसरेबल नहीं, पाकिस्तान की टीम बेहतर करेगी, क्योंकि तब वो पाकिस्तान की टीम से रिजल्ट निकालने की सोचेगा। अभी तो वहां पर पीसीबी में बैठे लोग अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं। दुबई में ले लो घर या फिर लंदन में ले लो घर। पाकिस्तान में पैसे वाला आदमी जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। सर, सियासत जब इतनी ज्यादा क्रिकेट में घुसी हो, जहां पे प्रधान या जो भी बनता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो बनने के बाद तुरंत बोर्ड बदल जाता हो, एक जो आपका बना है करंट में वो किसी पंजाब का शायद कहीं का वो चीफ मिनिस्टर है, बिल्कुल वही है, मोहसिन नकवी वही है, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर है, वहाँ के गृह मंत्री हैं भाई। इमरान खान के टाइम पे रमीज राजा को दी गई वो ड्रॉप इन पिचेस फलाने, मतलब वहां पे कुछ भी होता है, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। चलिए सर, पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। सर, विराट कोहली ने रेड बॉल क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, तो विराट कोहली का रोल रेड बॉल क्रिकेट को बढ़ाने में कितना था? मतलब बहुत बड़ा रोल था भाई। विराट कोहली ने आपको वो सब कुछ जो कंट्रीब्यूट किया वो उस समय किया जब सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट जाने वाले थे, जब वीवीएस लक्ष्मण जा रहे थे, जब आपके पास राहुल द्रविड़ जा रहे थे। तो जैसे अगर आप 2011 के वर्ल्ड कप के जीतने के बाद का वो जो विक्ट्री लैप है, वो विक्ट्री लैप आप देखेंगे तो विक्ट्री लैप अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मेरे ख्याल से वही आपके सवाल का जवाब भी है। वहां सचिन तेंदुलकर को कंधे पर बिठाया है किसने? विराट कोहली। विराट कोहली क्या कहना चाह रहे हैं? विराट कोहली यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपने लगभग 20 साल तक 100 करोड़ से ज्यादा क्रिकेट फैंस की उम्मीदों के बोझ को अपने कंधे पर रखा था, अब वो बोझ मैं अपने कंधे पर ले रहा हूं। वो एक तरीके से जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है ना, तो उस वक्त उधार भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो वो लेगेसी ट्रांसफर हो रही थी। तो विराट ने रेड बॉल को वो दिया, दुनिया का T20 हो जाए, लेकिन मतलब वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये सब आप, या वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे और भी बहुत से नाम है, मैं सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, इन लोगों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, टेस्ट क्रिकेट में भी क्या कुछ देकर गए हैं ये। तो विराट कोहली ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सर, आपने बहुत जर्नलिज्म कवर किया है। विराट कोहली कैसी शख्सियत है, किस प्रकार के पर्सनालिटी है? टिपिकल दिल्ली बॉय है, गुस्सा आता है, रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक चीज है कि जो किसी भी खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाती है वो होती है उसकी अपनी कमिटमेंट, उसकी अपनी कंसिस्टेंसी। उनके बारे में बड़ा मशहूर वो किस्सा है जो हमेशा लोग सुनाते हैं, जब वो रणजी ट्रॉफी का मैच उन्होंने बचाया था अपने पिता की डेथ के बाद, वो आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत सारे उन्होंने जब उनके कोच उनको लेकर गए कंपनी के पास कि भाई इनको स्पॉन्सर कर दीजिए, कंपनी ने कहा कि नहीं, तो बहुत अभी दूर की बात है अभी उसमें। तो कोच साहब ने उनको कहा भी कि नहीं, ये दूर का ही प्लेयर है। विराट कोहली आज कहाँ है आप देखिए। और मुझे ये लगता है कि शायद आपने जो थोड़ी देर पहले रेड बॉल पूछा था, अगर वो मतलब जिसको लेके इतना विवाद भी है, अभी भी लोग कहते हैं कि वो दबाव में उन्होंने संन्यास लिया, और अभी भी वो बहुत से लोग तो कहते हैं कि आ जाओ वापस, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली अगर विराट कोहली 2-3 साल और टेस्ट क्रिकेट खेलते तो वो जो 100 शतक का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी वो तोड़ देते। अभी 100 शतक का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा। मैं दावे से नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से पूछिए, अगर आप कोई काम करने बैठते हैं और आपको मान लीजिए 100 में से 100 लेकर आना है और आप 90 तक लेकर आए हैं, तो जो आपके अंदर विश्वास आता है, आपको लगता है 90 कर लिया यार, 10 ही तो करना है। या एक बल्लेबाज जब अपना बल्लेबाजी शुरू करता है तो वो शतक सीधा नहीं बन जाता ना, वो 0 से 10 तक जाता है, 10 से 20 तक जाता है, 20 से 30 तक जाता है, 30 से 40 जाता है, फिर 90 जाने के बाद उसको लगता है कि अब मेरा शतक पास आ गया है। तो अभी 84 हो गए मेरे ख्याल से विराट कोहली के, तो 84 हो गए। अभी 2026 में वो 18 वनडे मैचेस खेलेंगे लगभग, जो मैंने जोड़ा है। 18 मैचेस में से मान लीजिए 6 शतक उन्होंने लगा दिए, तो 84 और 6 90 हो गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, वर्ल्ड कप में आप नहीं तो 8-10 मैच खेलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं वहां 2, ये सब हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 में 2 लग गए अभी सीरीज में। लेकिन हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर एक बार 92-93 शतक हो गए तो फिर विराट कोहली का वो कद है कि विराट कोहली कह सकते हैं बीसीसीआई से कि नहीं, मैं 1 साल और खेलूंगा।
या फिर एक काम करिए, बांग्लादेश की एक सीरीज रख लीजिए, एक जिम्बाब्वे के लिए रख लीजिए, एक जो है अफगानिस्तान से रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हालांकि मतलब फ्रॉम जोक्स अपार्ट, विराट कोहली मेरे लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद वो जो भारतीय क्रिकेट को एक पोस्टर बॉय चाहिए था, जो अब शुभमन गिल को बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, तो वो पोस्टर बॉय वो थे, भारतीय क्रिकेट की पहचान थे और पहचान रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो पहचान अब नहीं है, अभी भी पहचान रहेंगे। विराट कोहली को बॉलर्स कैप्टन कहा जाता था, वो बॉलिंग के लिए बहुत टेस्ट में फोकस रहता है। मोहम्मद सिराज जैसा व्यक्तित्व उन्हीं की कैप्टनसी में निखरा। तो अभी क्या उस दिशा में नहीं है हम लोग? विराट कोहली को बॉलिंग कैप्टन इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उससे पहले ये काम करने की चाहत धोनी में भी थी और सौरव गांगुली भी करना चाहते थे। सौरव गांगुली तो कहते भी थे कि आप मर्जी जो चाहे कर लीजिए, लेकिन अगर आपको टेस्ट क्रिकेट जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास इतने बॉलर्स होने चाहिए क्वालिटी के कि आपके विरोधी टीम के 20 बॉलर्स ले सकें। तो संभवतः जैसे जैसे टीम बेटर होती गई, विराट कोहली को वो लग्जरी मिली कि वो कर पाए, ठीक है ना। अब वो लग्जरी शायद नहीं है इस वक्त। अब वो फिर से एक बार आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा आपको अब तो खैर चलिए, अजीत अगरकर ने जब से ये क्लैरिटी दे दी है कि वो हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहते हैं कि बुमराह खेलें, वरना थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती थी कि बुमराह है कि नहीं है। सिराज के साथ क्या है कि सिराज आपको टेस्ट में तो बेहतर करके दे रहे हैं, लेकिन वो आपको वनडेज में उस तरह से नहीं करके देते हैं या T20 में नहीं करके दे पाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड ओवर्स में वो उनसे रन्स बहुत लीक होते हैं। फिर आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर आपके पास अर्शदीप है। अर्शदीप को अभी आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं कर पाए हैं, तो प्रोबेबली वो जिस तरह का हर्षित राणा है उनको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। आप अगर आप ये टैग चाहते हैं कि आप बॉलिंग कैप्टन हैं, तो आपके पास बॉलर्स की जिस तरह की यूनिट होनी चाहिए, मुझे लगता है संभवतः अभी टेस्ट में शुभमन गिल उस तरह की यूनिट इकट्ठा कर नहीं पाए हैं। वो यूनिट इकट्ठा हो जाएगी तो शायद शुभमन गिल भी आपको बॉलर कैप्टन दिखाई दे, क्योंकि थंब रूल तो वही है कि 20 विकेट लोगे तभी जीतोगे, 20 विकेट नहीं ले पाओगे तो फिर नहीं जीत सकते। टेस्ट में बड़ा बनना है तो आपको 20 विकेट लेने होंगे। बिल्कुल। सर, जसप्रीत बुमराह को अभी तक आप सर्वकालीन महान भारतीय गेंदबाज मानते हैं? सर्वकालीन तो नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बहुत कमाल के गेंदबाज है, और मैं ये भी कहूंगा कि वो इस वक्त विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है कि सर्वकालीन आप कैसे कहेंगे, मतलब आप हाँ एरा की बात है ना। आज की तारीख में गेंदबाजों का जिस तरह का रोल है और आज से 5 साल पहले जिस तरह का रोल था या उससे 5 साल पहले जिस तरह का रोल था, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, वन ऑफ द बेस्ट है, दी बेस्ट है। लेकिन हाँ, आप कहिए कि क्या इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट दी बेस्ट है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैं कहने से बचूंगा। मतलब मैं किसी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना नहीं, इसलिए बचूंगा क्योंकि मैं कभी भी मतलब अमिताभ बच्चन की तुलना शाहरुख खान से या दिलीप कुमार की तुलना अमिताभ बच्चन से या लता मंगेशकर की तुलना श्रेया घोषाल से करने से बचता रहा हूं। मुझे लगता है कि ये तुलना होनी ही नहीं चाहिए। सर, थोड़ी सी फ्यूचर क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं कि जैसे एक लेगेसी सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली में ट्रांसफर हुई, अभी आप किसको देख रहे हैं? यशस्वी जायसवाल एक नाम है, शुभमन गिल एक नाम है, अभिषेक शर्मा इज डूइंग वेल इन T20s। तो नहीं, देखिए यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा तो भी बहुत पीछे। शुभमन गिल एक खिलाड़ी ऐसे आपके पास जरूर हैं जो अगले आपके पोस्टर बॉय हो सकते हैं, मतलब भारतीय क्रिकेट की पहचान बन सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप सोचिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इस पॉडकास्ट में चर्चा कर रहे थे 2004 वाली सीरीज की। 2004 की इंडिया पाकिस्तान सीरीज में भारत के कैप्टन थे सौरव गांगुली और पाकिस्तान के कैप्टन थे इंजमाम उल हक। लेकिन अगर आप उस सीरीज की पूरी ब्रांडिंग उठाकर देखेंगे तो ब्रांडिंग क्या हुई थी? सचिन तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर। क्यों? क्योंकि पहचान थे वो। तो हर एरा में, हर समय पर, हर टीम के पास एक उसकी पहचान होती है, एक चेहरा होता है। शुभमन गिल प्रोबेबली वो चेहरा है जो वो मतलब उस काम को कर सकते हैं। टेस्ट में तो अभी उन्होंने किया ही है, इंग्लैंड में आप देखिए किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल के साथ भी जो थोड़ा सा मुझे लगता है चैलेंज है, और उस चैलेंज को ओवरकम करने में उनका जो रोल है उतना ही रोल गौतम गंभीर का भी है एज अ कोच। तीनों फॉर्मेट लेकर चल पाना आसान नहीं रह गया है, मुश्किल। इतनी कमिटमेंट है ना आपकी, और तीनों का अंदाज अलग अलग है। मतलब T20 का एक्सटेंशन वनडे है और टेस्ट तो खैर फिर अलग ही चीज ही अलग है। अभी सर करंट में फिर से थोड़ी सी खबरें आ रही थी गौतम गंभीर और शुभमन गिल की, क्योंकि जो अभी ये T20 टीम हुई है इसमें सडन शुभमन गिल का आना हुआ था T20 में, और सडन फिर से एक बार 14 महीने के बाद वो आए।
लाए यही सोचकर गए कि अगर वो यहां पर कैरी कर लेंगे ठीक से, तो सूर्य कुमार यादव जो अपने लास्ट फेज में है ऑलमोस्ट, तो सूर्या जब जाएंगे तो आप तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान बनाएंगे। तो ये इस सोच के साथ उनको लाया गया। लेकिन जब 15 मैच आपने खेल लिए और 15 मैच में आपके रन नहीं बने, तो फिर उस खिलाड़ी का क्या दोष है जिसने 2024 में 3 सेंचुरीज मारी हुई है, यानी संजू सैमसन। फिर कई बार ये होता है कि अभी 26 साल की उम्र है यार, मतलब शुभमन गिल अभी क्या है 26 साल नहीं तो 10 साल का क्रिकेट है भी उनके अंदर। तो हो सकता है वो 26 में तीनों फॉर्मेट नहीं साध पा रहे हैं, वो 27 में साध लें, 28 में साध लें, वो और मैच्योर हो जाए। तो इसलिए उनको अभी कहा गया होगा कि भाई अब आप एक काम करिए, थोड़ा T20 पे फोकस मत करिए, आप बाकी चीजों में फोकस करिए। जिसने भी किसी भी खेल को खेला है, कंचा भी खेला है ना अगर कानपुर में या इलाहाबाद में, गुल्ली डंडा भी खेला है, खेल इकलौती चीज है दुनिया में जो आपको हारना सिखाती है, वो आपके आंखों को ना खोल देती है। तो वो जब आंखें खुल जाएंगी शुभमन गिल की और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ T20 फॉर्मेट क्या है, वनडे फॉर्मेट क्या है, टेस्ट क्या है, बड़ा कप्तान क्या है, मैच विनर क्या है, ग्रेट क्या है, लेजेंड क्या है, अलग अलग टैग है ना। तो ये अलग अलग टैग ऐसे सबको तो नहीं मिल जाते, कुछ ही लोग को मिलते। तो ये टैग्स कैसे मिलते हैं, फिर इसको कैसे कैरी किया जाता है। ऐसा ना हो कि मिल भी गया और फिर आपने 2 महीने बाद आपसे वो किसी और ने ले लिया वापस। तो इसलिए ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते हैं, हर रोज नया सीखते हैं। शुभमन गिल सीखेंगे ऐसा मुझे भरोसा है। शुभमन गिल को देख के लगता है कि इस वाले T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। बिल्कुल सर, एक प्लेयर है जो कि रन भी बनाता है, अपनी कप्तानी में टाइटल्स भी जिताता है, और उसके बाद टीम इंडिया में कभी उसकी जगह नहीं होती है, कभी उसे कप्तान के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। नाम है श्रेयस अय्यर। तो मैं उस विषय में बात करना चाहूंगी, कहाँ पे ऐसा हो जाता है कि श्रेयस अय्यर की जगह नहीं हो पाती है? क्योंकि श्रेयस अय्यर की जगह इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि टीम में 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है। कई बार जीवन में आप गलती नहीं कर रहे, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता तो नहीं होता। जस्ट लाइक दैट। अजीत अगरकर से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं, और वाकई श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं। श्रेयस अय्यर की गलती कह लें या उनकी बदकिस्मती कह लें, शायद वो चोटें हैं जो बड़ी गलत समय पे लग गई। ठीक है, बहुत ही बुरा हुआ। इसीलिए तो श्रेयस अय्यर एक समय पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्कीम ऑफ थिंग्स में लंबी दूरी के खिलाड़ी थे जिनके ऊपर बड़ा भरोसा भी किया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट भी किया गया था। लेकिन फिर वो जो पहला प्रकरण होता है जहां पर वो डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर होते हैं। क्या होता है जब एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत से लोग हों, बहुत सी रेस लगी हुई हो, बहुत सारे दावेदार हों, तो आपको पहला मौका ही ग्रैब करना होता है। अगर पहला मौका हाथ से चला गया तो फिर वो क्यू जो है वो बहुत लंबी है, कतार काफी लंबी है, और उसमें आप अगर एक बार आपने प्लेस छोड़ी तो आपको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर आप चलिए NCA जाइए, रिहैब कीजिए, फिर आप उसके बाद एक डोमेस्टिक मैच खेलिए, फिर उसमें अपनी फिटनेस साबित कीजिए, फिर आपकी टीम में जगह बने स्क्वाड में पहले, फिर स्क्वाड में जगह बनाने के बाद आप प्लेइंग 11 में आइए। तो 6 स्टेप तो यही हो गए। तो इसलिए गावस्कर ने हमेशा ये बात कही है कि जब अच्छी फॉर्म चल रही हो तो चुपचाप रन बना लो। ठीक है, कुछ मत सोचो, रन बनाओ, क्योंकि ये रन ही है जो आपके साथ रहते हैं। तो श्रेयस अय्यर प्रोबेबली उनकी कोई गलती नहीं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, और जब भी उनकी अभी चोट से उभर गए हैं, वापस आ रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे बड़ी खुशी है कि भाई चलो श्रेयस अय्यर आएंगे। और बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत, मतलब उनके शॉट्स देख, उनकी बैटिंग देखने में मजा आता है। ठीक है ना, नंबर 4 पे मतलब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन है, और ऐसा नहीं कि उनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है, उनको जानबूझ के बाहर रखा गया। शुरुआत में कुछ इश्यूज हो गए जैसा मैंने कहा, और फिर उसके बाद वो लंबी लाइन है, आप वापस लौट के आइए। जैसे कई बार होता है ना कि रेलवे की लाइन में आप, अब तो खैर लाइन नहीं लगती, अब तो हाँ मेट्रो तो खैर चूंकि मेट्रो से ज्यादा मेरा वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप एक लाइन में लगते हैं और किसी तरह से आप उस लाइन से बाहर हो जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है जाओ पीछे लोगो, सबसे पीछे लोगो, तो आप उस लाइन में लगे हुए, पीछे लगे हुए, बस यही दिक्कत है। भैया एक प्लेयर जो कि मुझे लगता है ऑलराउंडर में इस समय सबसे बड़ा प्लेयर है विश्व का, हार्दिक पांड्या। रेड बॉल से दूर हैं, T20 में भी शायद इन्होंने कल या आज मैंने क्लिप देखी थी, एक ओवर में 5 छक्के 1 चौका लगा के 68 गेंद पे 62 रन थे और अगले ही ओवर में शतक पूरा। सर, कुछ हार्दिक पांड्या के विषय में बताइए, किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरह के खिलाड़ी हैं, और वर्तमान में टीम इंडिया को रेड बॉल में वापसी उनको करनी चाहिए उन्हें? सवाल दिक्कत क्या है विराट की, वो बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है, इंजरीज बहुत हुई है। बाकी वो खिलाड़ी, मतलब आप उनको ऐसे ही समझ लीजिए कि इस वक्त वो
एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर हैं भारतीय क्रिकेट में जो अगर मैदान में उतरता है तो ये प्रण लेकर उतरता है कि उसका उस मैच में कोई ना कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन होगा जो दिखाई दे, अलग से दिखाई दे। वो आप उठाकर देखिए, वो पहला ओवर फेंकने आ जाते हैं, वो आपको बैटिंग में जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वो आपको कई बार ऐसे करिश्माई कैच लेते हुए दिखाई देते हैं जो लगता है कि मतलब ये वही हार्दिक पांड्या है, असंभव से कैच। ठीक है। तो होता है, ये हर खिलाड़ी के साथ होता है। उसका एक पीरियड ऐसा आता है जब उसको अपने ऊपर इतना भरोसा होता है, उसको लगता है कि कोई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। हूं मैं भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक वाला इंसान, लेकिन मैं ये कर दूंगा। आप भी याद कीजिए, आपको भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये समय आया होगा, ये मैं कर दूंगा, मेरे दोस्त नहीं कर पा रहे, मैं कर दूंगा। तो हार्दिक उस तरह के खिलाड़ी है। बाकी उन्होंने अपने पूरे करियर में जो कुछ देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से वो गुजरे हैं, जिस तरीके से एक बार वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके बैन हो चुके हैं, तो उन्होंने वो भी दिन देख लिए कि नाकामी क्या होती है, गुमनामी क्या होती है, बंद कमरे में अकेले बैठने पे क्या होता है, ठीक है। जब आप जीवन के तमाम थपेड़ों का अनुभव करने के बाद मैदान में उतरते हैं और आप ये मान के उतरते हैं कि बॉस इस मैच में मुझे कुछ करना है, इसीलिए आप देखिए ना, मैं कहता हूं कि वो आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देते हैं। बीच में तो टीम इंडिया के कप्तान के रूप में भी नाम था। हाँ, लेकिन अब इंजरी, आप कई बार क्या होता है कि क्लास का सबसे अच्छा लड़का मॉनिटर नहीं होता। एक स्टिंग ऑपरेशन उसकी सबसे बड़ी वजह कही जाती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि अगर आप सेलेक्टर के सामने किसी भी सीरीज के लिए कप्तान चुनने को लेकर जाएंगे नाम, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या मुझे ये इस फॉर्मेट में 12 महीने अवेलेबल है या नहीं है। और अगर नीचे 3 रिपोर्ट लगी हुई है कि ये 3 महीने 2019 में 3 महीने बाहर थे, 2020 में 4 महीने बाहर थे, 2021 में 12 महीने में 4 महीने ही खेले थे, तो फिर वो कहता है नहीं यार, बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन कप्तान नहीं बना सकता हूं। क्योंकि कप्तान, अभी देखिए ना, अभी हम लोग जब इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बात कर रहे थे, क्या हुआ, आप साउथ अफ्रीका से पहला मैच क्यों हार गए? आपका कैप्टन नहीं था। करेक्ट। वरना जो आदमी 750 रन करके आ रहा है वो 30 रन तो बना ही देता, टीम का मनोबल गिर जाता है बस। तो कप्तान आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए आज की तारीख में जो कम से कम आपको 12 के 12 महीने अवेलेबल हो अपनी फिटनेस को लेकर। और हार्दिक पांड्या के साथ फिटनेस के सीरियस इश्यूज रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। विराट कोहली ने तो अपनी कैप्टेंसी में उनको यहां तक किया था कि एज अ बैट्समैन खिलाना शुरू किया। हाँ, ठीक है। वो T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है वहां यूएई में हो रहा था, मैं वो कवर कर रहा था। आप सोचिए कि मैदान में हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और 20 से 25 कैमरे रहे होंगे, मतलब अलग अलग देशों के मिला के। पूरी टीम पे कोई फोकस नहीं कर रहा था कैमरामैन, सबकी जो लेंस था वो हार्दिक पांड्या पे था कि हार्दिक पांड्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर विराट ने कहा था कि अगर वो बॉलिंग नहीं भी कर पाएंगे तो भी हम उनको एज अ बैट्समैन खिलाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन, डिबेट है कि क्या सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, फिर शायद आपको और ऑप्शन मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या आपके लिए एक एसेट है तभी तक जब तक वो बल्लेबाजी के साथ साथ 130-135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 4 ओवर फेंक पाए, 3 ओवर फेंक पाए, नहीं कम से कम 2 ओवर फेंक पाए। आप वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का ओवर याद कीजिए, लास्ट का जो उन्होंने फेंका है जी। वो ओवर नहीं होता तो कब भी नहीं होता। सर मुझे तो लगता है वो जो विकेट आया था ना क्लासन का, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो ओवर ना होता तो आपके पास शायद कप ना होता, या वो सूर्या ने कैच ना पकड़ा होता तो कभी नहीं होता। तो इसलिए आप एक हार्दिक पांड्या के साथ भी कोई साजिश नहीं कर रहा है, या कोई उनके साथ ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के उनको कप्तानी से दूर कर दिया गया हो। समस्या यही कि भाई आप, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट आप साल में 2 महीने खेलते हैं, इंडिया के लिए आप 12 महीने खेलते हैं, और 2 महीने का कप्तान और 12 महीने का कप्तान अलग अलग होता है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल समझनी चाहिए। आपने महेंद्र सिंह धोनी का कार्यकाल देखा, आपने सौरव गांगुली का कार्यकाल देखा, विराट कोहली का देखा, रोहित शर्मा का देखा। अगर आपको कोई एक कैप्टन पिक करना हो कि किसका कार्यकाल, मतलब एज एन कैप्टन जो बेस्ट कैप्टन था, वो आप कैसे पिक करेंगे? अब बड़ा मुश्किल है विराट, क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, ठीक है भाई। आप अगर थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था, अगर आप सौरव का ये भूल जाइए कि वो भारतीय क्रिकेट को वहां से खींच के ले आए जहां पर भारतीय क्रिकेट से विश्वसनीयता का संकट था, और वहां से वो 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको खिलाते हैं, वहां से आपको 2004 में पाकिस्तान में जीत दिलाते हैं, वहां से 2004 में लॉर्ड्स में वो
बालकनी से अपना नेटवेस्ट ट्रॉफी में जिस तरीके से टी शर्ट लहराते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ड्रॉ करा के आते हैं, स्टीव वॉ को टॉस के लिए वेट करा देते हैं, ठीक है, तो वो एक कप्तानी थी। उसके बाद आप आ जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी पर, तो भाई जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, जिन्होंने आपको ICC की मेज दिला दी, जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिता दिया, तो अब कैसे आप उनको कम मानेंगे। उसके बाद आप विराट पर आ जाए। लेकिन अगर एक चूज करना है तो मैं शायद रोहित शर्मा को करूंगा। क्यों करूंगा? इसलिए नहीं करूंगा कि रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप जिताया नहीं था, धोनी ने जिताया था। रोहित शर्मा के पूरे करियर में जो 15-17 साल का करियर है, बाद के 2-2.5 वर्षों में उन्होंने कप्तानी को जिस तरह से डिफाइन किया, वो सीखने की चीज है, इसलिए मैं उनको पिक करूंगा। सेल्फलेस क्रिकेट खेली। और कई बार ऐसा होता है, आपको बचपन में कहा गया कि भाई अगर तुमको अपने दोस्त की लाइन से बड़ी लाइन खींचनी है बिना उसकी लाइन को मिटाए, तो अपनी लाइन बड़ी खींच के दिखा दो। तो जिस दिन रोहित शर्मा को ये समझ में आया कि विराट और रोहित शर्मा का करियर एक साथ शुरू होता है, लेकिन आज अगर आप रिकॉर्ड बुक में एंट्री के हिसाब से देखिए तो विराट कोहली बहुत आगे। आप विराट कोहली ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, रोहित शर्मा अब भी टेस्ट में उस तरह से नहीं साबित कर पाए अपने आप को। तो शायद उन्होंने उस दिन यह डिसाइड किया कि अब मुझे कप्तानी में अपनी लाइन बड़ी खींचनी है, अब मैं वो कप्तान बन के दिखाऊंगा जो भूतो ना भविष्यति, जो किसी ने नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 48 पे जाकर 50 की नहीं सोचूंगा और 80 पे जाके 100 की नहीं सोचूंगा। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया सेल्फलेस, तो वो सेल्फलेस क्रिकेट तभी आई उनके अंदर जब उनके अंदर का कप्तान आया कि मेरे लिए अब सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वो जीत। और उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि 2019 वर्ल्ड कप में मैंने 5 शतक लगाए थे, ट्रॉफी आई क्या? नहीं आई ना। तो जब आप अपने रन, अपने रिकॉर्ड, अपने शतक, अपने माइलस्टोन से ऊपर उठ के काम करने लगे, तो शायद आप असली कप्तान होते हैं। तो इसलिए मैं जिनके पास वर्ल्ड कप नहीं है उनको नंबर 1 पे रखूंगा, जबकि धोनी के पास वर्ल्ड कप है। 2007 में भी सर ओपनिंग करी थी, आउट ऑफ द बॉक्स चोटिल हो गए थे वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल। और अगर 2023 में वो एक लाजवाब कैच ना पकड़ा गया होता तो शायद उसका मैच का नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल सर, हृदय से आभार, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाला। थैंक यू विराट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें। आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।